अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपके साथ आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया सर। बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात करेंगे एक बार फिर इज़राइल की और हमास की। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बाइडेन जो है वो भी पहुंचने वाले हैं वहाँ पे इज़राइल में। अ, कुछ देख रहे हैं आप कि कुछ रोका जाएगा इस लड़ाई झगड़े को? साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं दोनों कंट्रीज के, वो वापस किए जाएं। हमास ने डिमांड किया है कि अगर उनके जो लोग अरेस्ट हुए हैं इज़राइल में वो दे दिए जाएं तो फिर वो इधर से इज़राइल के जो लोग वो ले गए हैं उनको भी वो वापस कर देंगे। मगर ये सब कुछ जो चल रहा है उसका वर्ल्ड पे यकीनन बहुत बुरा असर पड़ेगा। इससे पहले भी, क्योंकि यूक्रेन की वॉर में भी हमने देखा था। और साथ साथ गल्फ की कंट्रीज भी लगता है कि अब उसमें छलांग लगाने को तैयार है, क्योंकि कई गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो सर क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? अभी कल मैं आज सुबह ही कहीं पढ़ रहा था कि लेबनान पे धुआंधार बमबारी करी है इन्होंने। धुआंधार इजराइल ने। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सीरिया पे बमबारी की, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तो वॉर है। इजराइल हैज बीन एट वॉर, और वो तो इंटरनेशनल टेरिटरीज क्रॉस करके गाजा को तो आप स्टेट ना भी माने, लेबनान पे अटैक करना, डमास्कस सीरिया पे अटैक करना, अलेपो पे उन्होंने अटैक किया। सो आई मीन इनको वेस्ट का, बिना वेस्ट के क्लियरेंस के तो ये नहीं कर सकते। इतना तो तय है। तो ये कर रहे हैं। अब अरब देश तो खाली स्टेटमेंट ही दे रहे हैं ना, या बहुत होगा तो। और अरब के पास ऑप्शन भी क्या है? अरब कंट्री के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास तो इतना जिगर नहीं है कि वो इस वॉर को लड़ सके, क्योंकि वो उनके लिए सुसाइडल होगा, उनकी इकोनॉमी के लिए सुसाइडल होगा। उन्होंने जो ये डेवलपमेंट पाई है पिछले 1000 सालों में, पहली बार वो सब तबाह बर्बाद हो जाएगी। वो उसको लूज करने के लिए नहीं जाते। देखिए, जब आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाता है ना आरजू जी, तो आप जंगजू नहीं रहते, आप मतलब लड़ाके नहीं रहते। जब तक आपको खाने पीने को नहीं होता, आपको पता है जिंदगी ही इतनी हार्डशिप है मेरी कि वो रहे ना रहे उससे फर्क क्या पड़ना है, तो फिर आप जो है जिंदगी में मरने और मारने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये वॉर तो नहीं होनी, मुझे तो नहीं दिख रहा। अब भाई मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, बट एज एज आई कैन सी, कोई भी स्टेट इसराइल के आगे खड़े होने को तैयार नहीं है। और जो खड़ा होगा वो तो अरब स्टेट होगा ना, कोई वेस्ट से लड़ने नहीं आ रहा है कोई। तो लड़ने वाले तो यही है, सीरिया है, लेबनान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। यही कंट्रियां है ना जिनको लड़ना है, या सूडान है। बाकी किसको लड़ना है? उनमें से किसके पास कुव्वत है कि अमेरिका से जाके लड़ ले? तो जब देखिए, जब तक ये जो गाजा से या इधर उधर से ये श्योर नहीं हो जाएगा कि अब इजराइल को कोई खतरा नहीं है, तब तक वो इनको हरी झंडी देंगे। हालांकि आप ही ने कल हमारे आपके साथ डिस्कस हो रही थी कि बाइडेन ने कह दिया है कि टाइम हैज कम टू स्लो इट डाउन, जो करना है 2-3 दिन में करो और हटो। तो अब देखिए वो कहां तक जाता है, कब तक चलता है ये। लेकिन सर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो बाकी की कंट्रीज हैं वो इस जंग को बहुत देर तक चलने देंगी, क्योंकि उससे नुकसान सभी का है। सिर्फ जो है फ़लस्तीन का या हमास और इसराइल का नहीं है। लेकिन बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे हैं पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के भी, जिनका कहना ये है कि अभी तो शुरू हुई है जंग और अभी ये काफ़ी आगे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको नहीं लगता कि ये वाकई में अभी काफी देर चलेगी, या आपका ख्याल है कि नहीं, इसको रोका जाएगा, क्योंकि नुकसान सबका है? कौन लड़ रहा है इस जंग में? जंग तो है ही नहीं, युद्ध तो है ही नहीं, ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है। युद्ध कहते हैं नियमतः, जो लॉ है, युद्ध कहते हैं जब दो देशों के बीच, दो सॉवरिन कंट्रीज के बीच की लड़ाई हो, तो वो युद्ध है। ये वॉर ऑन टेरर है। दिस इज नॉट अ वॉर of the conventional nature that we understand as a war, as an armed conflict. लेकिन सर गल्फ कंट्रीज तो इसको टेरर अटैक नहीं मान रही। उनका तो कहना है कि जी ये टेरर अटैक नहीं है, वो तो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ये और बातें कि मतलब इसमें कई लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है। वो माने या ना माने, अगर वॉर है
तो फिर इस एलेपो पे आपको भी पता है कि बमबारी की गई, उसका रिस्पांस क्यों नहीं आया? सारे रिस्पांस हमास क्यों कर रहा है? जो अभी भी इजराइल के ऊपर अटैक तो हो रहे हैं ना, साउथ इजराइल के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं, हमास अटैक अभी भी कर रहा है जो उसकी बची खुशी कैपेसिटी है इधर उधर से। तो या तो ये कह दे सीरिया, लेबनान, जॉर्डन की जो भी अटैक हो रहा है वो कर रहे हैं, तो फिर खुल के आए, फिर इजराइल वर्सेस ऑल हो जाए। नहीं होगा, वो कोई नहीं जाना चाहता वॉर में। ये वाला जो समाज है ये लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है, कुछ पागलों को छोड़ करके जिनका ये काम है कि भाई समाज में हमेशा इस तरीके के लोग रहेंगे, जो इसको एक प्रोफेशन के तौर पे देख रहे हैं या जो इसको एज अ मार्टरडम के दौर, रिलीजियस मार्टरडम के तौर पे देख रहे हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, स्टेट्स अपने आप को बर्बाद नहीं करने जा रही है। खासकर अरेबिया और यूएई तो कभी नहीं करने जा रहा, मोहम्मद बिन सलमान कभी नहीं करने जा रहे। पॉइंट बस ये है कि ईरान को कितना और कतर को कितना आप छूट देंगे, क्योंकि कतरियों से भी सऊदियों की नहीं बनती, ईरानियों से भी सऊदियों की नहीं बनती। पॉइंट ये कि आप क्या इस्लामिक उम्मा की जो लीडरशिप है ये उनके पास जाने देंगे? दिस इज द ओनली थिंग। इसलिए इजराइल के ऊपर प्रेशर होगा कि भाई चीजों को वाउंड अप करो। अच्छा, आपने एक बात ये कहा कि वो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस लड़ाई में, जो आपने भी उठाया था, सही, वो ये है कि इजराइल चाहता है कि जो उसके बंधक लिए गए वो छोड़ दिए जाएं, और हमास ये कह रहा है कि तुम हमारे जो लोगों को अरेस्ट किया उनको छोड़। अच्छा, ये देखिए कंपैरिजन नहीं बनता। क्रिमिनल्स को पकड़ना और विक्टिम्स को पकड़ना सेम नहीं हो सकता। टेररिस्ट को पकड़े और आप कहें कि हम तुम्हारे एक सीधे साधे आदमी को पकड़ ले, जैसे हमारे यहाँ हुआ था कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती को पकड़ लिया था और उसके बदले में जो है वो जैश ए मोहम्मद का जो अभी आपका वो है महमूद समथिंग करके था, उसको छुड़वा लिया था। तो वो सेम नहीं हो सकता ना, महबूबा मुफ्ती और जो अजहर मसूद है या अजहर महमूद है, जो भी उसका नाम है, वो तो सेम नहीं हो सकता। दे आर टू डिफरेंट थिंग। तो मसूद इसलिए अजहर, मसूद अजहर सर। जी जी जी, मसूद अजहर, तो वो दोनों सेम नहीं किए जा सकते ना। अब देखिए वही है कि आप क्या 119 लोगों को एज अ टोकन, एज अ चिप इस्तेमाल करोगे? क्या इजराइल इस्तेमाल होने के लिए तैयार है कि ये 125 की जान बच जाए, लेकिन उसके बदले में 1000 लोगों की जान संसद में आ जाए? ये तो इजराइल को वे इन करना पड़ेगा कि आर दे रेडी टू लेट देम गो, और ये उनके ऑपरेशन से ये पॉसिबल है कि वो, क्योंकि वो समझौता नहीं करेंगे। ये इजराइल की तो एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है कि आप अगर बंधक लोगे और उसके बदले में हमसे टेररिस्ट मांगोगे, वो हम नहीं करेंगे। ये उनका प्रैक्टिस थ्योरी है, एक प्रैक्टिस पॉलिसी है, एस्टैब्लिश पॉलिसी है। क्वेश्चन यही है कि वो कितनों को सक्सेसफुली काउंटर टेरर ऑपरेशन करके ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शनेबल इंटेलिजेंस वो छुड़ा पाएंगे। नेगोशिएशन और एक्सचेंज ऑफ जो मुझे लगता है विक्टिम्स वो एंड क्रिमिनल्स, ये इजराइल नहीं करेगा, जहां तक मुझे पता। हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि गोल्डा मेयर के समय से ये पॉलिसी आ रही है कि नो नेगोशिएशन ऑन टेररिज्म। उन्होंने जो एंटेबे में उनका हुआ था, युगांडा में, वहां भी उन्होंने नेगोशिएशन करने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने आदमी भेजे, यही बेंजामिन नेतन्याहू का बड़े भाई साहब थे, उनका नाम था जोनाथन नेतन्याहू। ही पास्ड अवे इन दैट ऑपरेशन, बट एंटेबे से जो सक्सेसफुली सबको निकाल के ले आए थे। तो आई डोंट थिंक कि वो एक्सचेंज करेंगे। हाँ, काउंटर टेरर ऑपरेशन करके अगर वो निकाल सके, किसी को बचा सके, तो जरूर उसकी कोशिश करें। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए सर। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हम हमास के साथ खड़े हैं। कभी हम कहते हैं कि जी हम वहाँ पे, बहुत से हमारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जो कहते हैं कि वहाँ पे जंग लड़ने भी चले जाना चाहिए। आपको लगता है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या जो पाकिस्तान जैसी और कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, क्या वो अपने लोगों को भेजेंगी फ़लस्तीन में लड़ने के लिए? लोग स्टेट के तौर पे तो नहीं जाएंगे, लोग ऐसे इन्फिल्ट्रेट करके चले जाएंगे। मैंने कल देखा आप ही के ट्विटर पे कि कराची के सड़कों पे कुछ लोग घोड़े लेकर के और फिलिस्तीन का झंडा लेकर के वो चले गए थे। मैं उर्दू में क्या लिखा था मैं समझ नहीं पाया, मैंने ट्रांसलेट भी किया तो बड़ा ही बुरा ट्रांसलेशन आया। तो मैंने देखा कि आपके यहाँ से भी गए हैं कुछ लोग, बकायदा एकदम अरबी वो सर गए पोशाक। नहीं है, वो उधर ही तमाशा कर रहे थे, अभी तक गए नहीं है। अच्छा अच्छा, गया नहीं है, मतलब ऐसे ही कुछ तमाशा ही होगा, और हाँ, तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि कोई भी, अब देखिए ना, इजराइल, अरे इजिप्ट ने तो अपनी बॉर्डर ही बंद कर दिया ना। हाँ, देखिए, ये वॉर में कोई नहीं आना चाहता, ये वॉर कोई लड़ना नहीं चाहता है, ना तो तुर्की लड़ना चाहता है, ना तो वो लड़ना चाहते हैं, क्या नाम है, अरेबिक वर्ड। लेकिन वो इसको ऐसे भी तो सरेंडर नहीं कर देंगे ना, वो सुनाएंगे तो है ना कि बुरा होगा, मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहां तक बात यह है कि भाई नॉर्मल इंडिविजुअल जानना चाहता है तो वो जाए। और देखिए आरजू जी,
इस्लामिक वर्ल्ड को आपको समझना पड़ेगा। अरबिक सोसाइटी में जो यहूदी है वो कन्वर्टेड इस्लाम के लिए यहूदी नहीं हो सकता। आपके पूरे पाकिस्तान में पुश्तों में कितने लोगों ने यहूदी को देखा है, छुआ है, महसूस किया है, ट्रांजैक्शन किया है, आप पता कर लीजिए। 100 में से 98% लोगों ने उनको देखा ही नहीं होगा यहूदी कौन होता है। वो यहूदी से बिना कुछ जाने सोचे मिले मतलब उससे ही नफरत किए जा रहे हैं। ये तो वैसे ही हो गया कि हम एक लड़की को प्यार करते हैं और उसको जो है उसका चाहने वाला कोई है, वो हमें नहीं जानता, हम जबरदस्ती उससे दुश्मनी पाले पड़े हैं कि यार वो उसको देखता है। ठीक है ना, ये वही वाला हाल है। लेना देना तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम यहूदी को जानते नहीं, यहूदी से तुम्हारा ट्रांजैक्शन नहीं पड़ा। पाकिस्तान का मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि वो एक दीनी मुसलमान है, लेकिन जो अरबी मुसलमान है वो एक कल्चरल मुसलमान है, वो हेरिटेज में मुसलमान है, ट्रेडिशन में मुसलमान है, लैंग्वेज में मुसलमान है, वो इलाके में मुसलमान है। लेकिन जो आप ये समझ लीजिए जो अरबिक जो पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी मुसलमान है और जो सेंट्रल एशियन मुसलमान है, वो उनको क्या लेना देना है यहूदियों से। एक यहूदी भाई सेंट्रल एशिया में यहूदी तो कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन सर बात सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं है ना, वो तो गल्फ कंट्रीज भी जो है, चाहे सऊदी अरब हो या बाकी कंट्रीज हो, इवन ईरान, इन सबको तो प्रॉब्लम है इसराइल से। और क्या प्रॉब्लम है वो आप बेहतर जानते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी मुनाफकत है। ये इस्लामिक पैन इस्लामिज्म जिसको कहते हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड कह लीजिए, या इस्लाम का जो एक पूरा अब आप बताइए कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे लिए तो मैं तो इस्लाम से डरूं या प्यार करूं, क्योंकि इस्लाम का एक गोल है कि हिंदुस्तान को मुसलमान करना है। अब मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं, मैं मुसलमान से गले लगाऊं क्योंकि वो मुझे गले लगा के सोच रहा हो ये तो मिल गया एक काफिर, क्योंकि इसी को तो कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही मुझे तो जो अब आप मेरी समझ में नहीं आया कि हाउ शुड इंडिया ट्रीट इस्लाम, बिकॉज इस्लाम की एक थ्योरी में है गजवाए हिंद कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना, ये दीनी फरीजा है। अब हिंदुस्तान के लोग इसको कैसे डील करें, एक दीनी फरीजा वो आप और मैं अगर कन्वर्ट हो जाऊं तो मैं अपनी धरती से कैसे लड़ूं, क्योंकि मुझे अगर इस्लामिक बनना है तो मुझे गजवाए हिंद में पार्ट लेना है, गजवाए हिंद में पार्ट करना है, मुझे अपनी धरती में पार्ट करना, अपनी धरती को बर्बाद करना है। ये कैसे हो सकता सर ये हर एक की सोच तो नहीं है ना सर, ये तो कुछ लोग हैं जिनके इस तरह से दिमाग खराब चलते हैं। यहाँ पर हर कोई तो नहीं गजवा हिंद के लिए चल रहा, ये कुछ भाई ही लोग हैं कल जो आपके आपको नजर आते हैं कल सोशल आप मीडिया पे। कल आप मैं आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। हम्म। कल आपके प्रधानमंत्री के जो दूल्हे दामाद। अपने दामाद ही है, हम्म। उन्होंने कहा है कि भाई वो करो, क्या नाम है, जिहाद करो, हिंदुस्तान के अगेंस्ट में गजवाए हिंद करना है। और एक बात जान जाइए, गजवाए हिंद के लिए सबको नहीं करना है। 4-5 जो लोग हैं जो दुनिया को, जो आपके लोगों को बताएंगे चलो शुरू हो जाओ, वो लोग चलना शुरू कर देंगे। सबकी आपको नहीं पूछना, उनको तो पता ही नहीं इस्लाम क्या है, वो तो अपनी जिंदगी में बेचारे रोजी रोटी खा रहे हैं। जब लड़ाई होगी, उनसे दुख भरी कहानियां सुनाई जाएंगी, तो यही महिलाएं अपना सोना देंगी, चांदी देंगी कि जाओ गजवा हिंद पे, क्योंकि वॉर ऑन ये एक दीनी जंग है। आप समझ रही मेरी बात ना। अभी उनको बेचारों को कोई पता नहीं होगा, जब वॉर हो जाएगा तो उनको देना पड़ेगा अपना ये चीज। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस्लाम को जो एक रिफॉर्म के थ्रू गुजरना होगा, जो कर भी रहे हैं वहां के लोग। अब आप एक बात बताइए, आपके यहाँ पे जो है एक आदमी वो सारी जिंदगी काजी के यहाँ, कारी के यहाँ, मुफ्ती के यहाँ, मौलाना के यहाँ गुजरता है, और उसको कोई लेना देना नहीं है वकील साहब से और इससे और जज साहब से, वो उसका सारा मामला सुलटा देते हैं, कारी साहब, काजी साहब और ये वो। तो ये स्टेट क्यों बनाया हुआ है आपने? तो यही बात इजराइल के लिए, यही बात ईरान और इनके लिए भी है कि ये लोग जो है अपने से खुश होने से ज्यादा ये अरबों की लैंड तो मानते और किसी की लैंड नहीं मानते। यही ईरान कश्मीर को इंडिया की लैंड नहीं मानता, लेकिन फिलिस्तीन अरबों की लैंड है। पाकिस्तान इंडियन लैंड नहीं है, पाकिस्तान हिंदू लैंड नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन अरबों की मुसलमानों की लैंड है। अरबों की लैंड एक सुरक्षित हो गई है, बाकी किसी की लैंड ही सुरक्षित नहीं है भैया। यूरोपियंस की लैंड सुरक्षित नहीं है, अमेरिकन की, इंडियंस की, भारतीयों की हिंदू लैंड सुरक्षित नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड ही दुनिया का परेशानी का कारण है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान और ये लोग में कोई दम है, ये दे विल नेवर बी एबल टू वेज अ वॉर, क्योंकि वेस्ट इस बार जो बारबरिक, और वेस्ट के घर में आया है ये सब चीजें। ये फ्रांस में हो रहा है,
अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था फ्रांस को जला दिया था। ये सबके साथ हो रखा है। अब वो बात नहीं रही कि ये लॉ एंड ऑर्डर है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुम मल्टीकल्चरलिज्म नहीं समझ रहे हो, प्लूरलिज्म नहीं समझ रहे हो, वो सबको सब समझ में आ गया कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहने को तैयार है, बट एक ऐसी आइडियोलॉजी या थ्योरी है जो सब किसी के साथ रहने को तैयार नहीं है। वो जहां जा रही है उसी को गाली दे रही है। लेकिन तो सर आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर जंग चाहे आप ना कहें, लड़ाई झगड़ा जो भी कहें, वो बढ़ता चला जाएगा, तो फिर ये जो लोग बात कर रहे हैं कि जी वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है, और उसका मतलब यही है कि कई कंट्रीज आपस में लड़ पड़ेंगी, जिसमें कि गल्फ कंट्रीज भी आ जाएंगी फलस्तीन की हिमायत में या हमास की हिमायत में। इनको रोकना चाहिए बजाय इसके कि ये सब कुछ होने दिया जाए, क्योंकि गल्फ इसका भी एक कोई तरीका है, अंग्रेजी नहीं है। एक ही तरीका है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे जाओ। आपको यूनाइटेड नेशन की करारदाते और सब मंजूर है, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक ह्यूमन राइट्स दिखाई देता है। इस्लाम के अंदर में ह्यूमन राइट्स कब से आ गया? तो ये जो मुनाफिकत है ना इस्लामिक वर्ल्ड की, इस्लामिक उम्मा चाहिए। अरे भाई तुम्हें यूनाइटेड नेशन में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स इंडिया के लिए तो चाहिए। कश्मीर के लोगों का तो ह्यूमन राइट्स आता ही तब है जब उस स्टेट का, जिस स्टेट में लोग रहते हैं, वहां पे रिलीजियस गवर्नमेंट ना हो। सेक्युलराइजेशन, सेक्युलर का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, देखिए इस्लाम के लिए इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं है। अगर इस्लाम की किसी एक प्रिंसिपल में और इंडिविजुअल के हक में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो इस्लामिक प्रिंसिपल प्रिवेल करेगा, उस इंडिविजुअल की जीवन या कोई और राइट महत्व नहीं रखती। ह्यूमन राइट्स तब होगा जब एक सेक्युलर सोसाइटी होती है। सेक्युलर सोसाइटी होने का मतलब है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस होना चाहिए। अगर आपका जो है वो रिलीजियस गवर्नेंस चल रहा है आपके यहाँ पे, तो ह्यूमन राइट्स नहीं हो सकता। तो ये लोग खुद के लिए तो रिलीजन रख रहे हैं, दूसरों के लिए ह्यूमन राइट्स मांग रहे हैं। अपने सत्ता, हमारा इस्लामिक उम्मा इतना है, ओआईसी है, सब कुछ है, मतलब हम किसी को ह्यूमन राइट्स नहीं देंगे। इस्लाम के दायरे में देंगे। हाँ, अपने लिए चाहिए, किसी और के लिए अपने नहीं। लिए चाहिए। कश्मीरियों के लिए ह्यूमन राइट चाहिए, लेकिन इसराइलियों के लिए ह्यूमन राइट नहीं चाहिए। अपने यहाँ पे किसी का मंदिर नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन सारी दुनिया में जाके पैसा देकर के मॉस्क खुलवा दो। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, दुनिया इसी से अगर लड़ाई होगा किसी तरीके से, तो वो ये डबल स्टैंडर्ड से दुनिया, जैसे अब आप देखिए यूरोप के लोग आज इंडिया में आते हैं। यूरोप का जब यूट्यूबर आता है हमारे यहाँ, तो 100 में से 10 होंगे जो गाली देते होंगे, इंडिया बड़ी घटिया जगह। 100 में 20 होंगे गालियां देते, इंडिया बड़ी घटिया जगह। लेकिन 100 में 80 जो है ना, वो मंदिर में भी जाते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं कि देखो इतना अच्छा फेस्टिवल है। उसके बाद वो खाना खाते हैं, लोगों को हाथ से देखते हैं तो वो हाथ से खाना भी खाते हैं। पहले एक समय गंदा समझते थे, अब दुनिया अप्रिशिएट करती है डाइवर्सिटी को। इस्लाम को भी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, ये एक गॉड का कॉन्सेप्ट लाने वाले यहूदी थे। ये कहते थे कि मूर्ति पूजा हराम है और शिर्क है और ये घटिया चीज है, इसको भगवान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहने वाले यहूदी थे। आज वो यहूदी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बुत परस्त देश, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति पूजक देश भारत है और वो हमारा भाई है। भारत हमारे साथ खड़ा, इस बात का हमें फक्र है। तो जिन्होंने मोनोथीज्म की शुरुआत की और जिसके अगेंस्ट में की, वो दोनों तो गले मिले हुए हैं। और जो इसको अंत में लेकर के कहते हैं कि हमारा अंत है, वो हमको सिखा रहे हैं कि भाई तुम जो है मोनोथीज्म, तुम गलत हो, अब तुमको बर्बाद करेंगे। अरे भाई, जब मगर आप कैसे सर, वो जो कुछ दिमागों में भर दिया है, वो दोबारा से कैसे, जो पहले ब्रेन वॉश मौका है किया ना, गया, और वो सही कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ठीक करें। रिली आपका जब तक गवर्नेंस का, आपकी गवर्नेंस में इस्लाम आ गया है, दिक्कत यह है। इस्लाम पर्सनल मैटर बनाएं आप, उसमें आप उसको गवर्नेंस में, लोग आपको बता रहे हैं दुपट्टा लो, लोग आपको बता रहे हैं कि तुम ऐसे काम करो, लोग बताना शुरू कर दिए हैं। गवर्नेंस जब आपकी गवर्नेंस सेक्युलर होगी, मैन मेड लॉज होंगे, इंसानों द्वारा चलाया गया सिस्टम होगा, वकील के पास लोग जाएंगे, जज के पास लोग जाएंगे, डॉक्टर के पास लोग जाएंगे, तो उनका रिलीजन से ध्यान कम होगा। आपके यहाँ पे 90% लोग, अगर उनको इस जीवन में कोई समस्या है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर में और कोई समस्या है, तो वो या तो कारी के पास जा रहे हैं, या तो काजी के पास जा रहे हैं, या तो मौलाना के पास जा रहे हैं, या मुफ्ती के पास जा रहे हैं। इमरान खान साहब का मैंने देखा था, उनके ऊपर कोई बड़ी समस्या आ गई थी, तो उन्होंने मौलाना मुफ्ती कौन, जमील साहब हैं, उनको बुलाया। तारिक जमील, मौलाना तारिक वो जमील टीवी पे आके 1 घंटे तक रोते रहे। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि रो क्यों रहे भाई, दुआएं मांग लीजिए, रो क्यों रहे आप? ओ भाई, दहाड़े मार मार रो रहे थे मुफ्ती साहब। मुझे रोना आ गया। मैंने कहा मुफ्ती साहब को भगवान रोने चुप करो।
वो कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, लड़कियां छोटे जीन्स पहन रही, हम पे ये हो रहा है। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है ऑन टीवी, और हेड ऑफ द स्टेट का। मैंने कहा मुफ्ती साहब दुआएं मांगे, रो क्यों रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आया। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब आप जब जब स्टेट के हर बिजनेस में आपने इनको घुसेड़ दिया है, और ये वो लोग हैं जो सिवाय रिलीजियस बुक के कुछ पढ़े ही नहीं है, अब उनसे आप क्या उम्मीदें कर रही हैं। और आपके यहाँ का तो स्कॉलर भी यही है यार, अब तो आपके स्कॉलर से हम परेशान है। वो पहले हमको 4 गाली देंगे, उनको जब भारत से छूटना था तो हिंदुत्व को गाली दिए, महा घटिया हिंदुत्व है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे, और हमें तो अपना चाहिए, ये शूद्र लोग हैं, ये अनटचेबल प्रैक्टिस करते हैं, हम इक्वलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अलग हो गए, हिंदुत्व को गाली देके अलग हो गए। अब वो माइल्ड इस्लाम चाहते हैं तो फिर हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं। अरे वो हिंदुत्व का राइज होगा, वो मोदी घटिया आदमी है, हिंदुत्व का ये है, वहां भी बहुत बारबरी ये आ रहा है, मुसलमानों पे बड़ा तशद्दुद हो रहा है। यहाँ के मुसलमान से हिंदू डरा हुआ है, लेकिन मुसलमानों पे तशद्दुद हो रहा है, ये हो रहा है, वो गाली देंगे 10 मिनट बड़े मतलब लजीज से, फिर अब आएंगे। लेकिन देखिए हमारे यहाँ तो गड़बड़ है, हमको भी देखना पड़ेगा। तो ये जब तक आप हमको गाली देना नहीं छोड़ेंगे भैया, कुछ नहीं होने वाला है। आपके स्कॉलर्स की बात करो, बाकी नॉर्मल आदमी गाली दे उसको तो बेचारे को मैंने कहा ना, वो मुसलमान नहीं है, वो रिएक्शनरी मुसलमान है, वो एंटी हिंदू है। बस पाकिस्तान का मुसलमान एंटी हिंदू है, उसके मुसलमान होने का उसको एम नहीं पता, उसको तो ये भी मुसलमान लेकिन अरब सर उसके आप 25 करोड़ को एक जैसा कैसे कह सकते हैं सर? आप हर कोई एक जैसा नहीं है, कुछ लोग बेहतर भी हैं, कुछ लोग ऐसा स्टैटिस्टिक्स में नहीं होता है समझते। सैंपल। जब आपको चावल बन गया है देखना है, तो आप पूरा चावल कुकर में हाथ डाल के अंदर एक एक दाना दबाएंगी तो आपका 200 दिन निकल जाएगा। आप ऊपर के 4 दाने दबाती हैं, आपको समझ में आ जाता है कि सिस्टम क्या चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि लोग वोकल नहीं है, लेकिन आप कहिए कि उनकी फीलिंग्स नहीं है, ये अलग है। नहीं आ, सर, मेरे कहने का मतलब ये कि 25 करोड़ लोग एक जैसी सोच तो बहरहाल नहीं रख सकते। ये जरूर है कि उनमें से मेजोरिटी लोग एक जैसी सोच जरूर रख सकते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसी सोच नहीं रख सकते होंगे। आपने चावल की बात की सर, मुझे भी कुकिंग का बड़ा शौक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर ऊपर के चावल जो है वो लगता है गल गए, लेकिन जब आप निकालते हैं और खाने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि नीचे चावल पक्के नहीं है। तो सर ऐसा भी होता है, मेरी कुकिंग में चलिए तो मैं मान ऐसा लेता हूँ, अक्सर होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी मैं तो बिरयानी बड़ी आपके खतरनाक स्कॉलर्स की होती है। बात कर रहा था, मैं जनता की बात नहीं करता। मुझे स्कॉलर से बात करने के क्योंकि बाद उसमें ये मैं भी लगा, आती हूँ ना सर, मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ। आप तो अगर एक अगर बन दूसरे तरह के एग्जाम्पल है। जैसे मैं स्कॉलर मतलब जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, दोज हु क्लेम टू हैव रिसर्च, हम्म, मैंने उनसे बात की और मैं उनका बड़ा हाथ जोड़ के सम्मान करता हूं। बट मैं जब उनसे बातचीत की तो मुझे निहायत डिसअपॉइंटमेंट हुई। क्योंकि देखिए स्कॉलर का काम है सच बोलना, सत्य की तलाश करना। स्कॉलर का काम कोई साइड लेना नहीं है। हम्म, आप जो सत्य है वो लिखे, वो पढ़े, अपने लोगों को बताएं, क्योंकि ये बिल्कुल हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपनी हाइपोथेसिस को ही प्रूव करने के लिए आप अगर लिख रहे हो किताबें, तो फिर वो रिसर्च नहीं है सर। ये दिक्कत है, मैं बिल्कुल ये कह रहा ऐसा हूँ। ही है। बाकी मैं पाकिस्तान के लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, आपका तो सबसे ज्यादा करता हूँ। और भी मेरे बहुत, अब धीरे धीरे तो मेरे फ्रेंड पड़ गया, मुझे लोग गालियां देते हैं, मेरे यूट्यूब पे नीचे आके लिख के जाते कि तू पाकिस्तान का पासपोर्ट ले ले। मुझे लोगों ने अलग गालियां देनी शुरू की है कि बताइए मैं क्या करूं। तो पर मुझे मैं जितने लोगों को जानता हूं, मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, और हम लोग एक कोशिश कर नहीं। रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कोशिशें बहुत जल्दी दोनों देशों के रिश्तों को अच्छा करेंगी। और हम्म, हमारी जो निष्ठा है, जो सत्यता है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, उसको लोग देखेंगे। हम ये नहीं कह रहे पाकिस्तान को हम्म, बर्बाद कर दो, हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान को सही करो, ठीक करो। सही, बिल्कुल बर्बादी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ठीक तो करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। उसका तरीका 3 चीजें करनी है, इमीडिएट करनी है। हम्म, सबसे बिल्कुल पहले ऐसा ही है जी। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, उसको उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होना चाहिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, अपनी स्कूलों में आप साइंटिफिक स्टडी दें और अपनी हिस्ट्री को पढ़ाएं। आपकी हिस्ट्री सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री नहीं है। अभी मैं आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील, जब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था तुम इस्लाम में जाकर के देखो। मैं कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का हम्म, स्टूडेंट हूं। आपको मैं सैकड़ों केसेस बता सकता हूं जिनको हार्ड केसेस कहते हैं। जब ऐसा हम्म, केस जिसमें कि आपके सामने एक ऐसी फैक्ट आ गई है कि उस पे लॉ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप लॉ ढूंढने कहां जाओगे। तो सारी दुनिया ये कहती है कि वो लॉ अपने ट्रेडिशन, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज में देखते हैं। पाकिस्तान का ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज सिर्फ इस्लामिक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री सिर्फ 1000 साल पुरानी है, या ये 1000 साल भी कहते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री सिर्फ 800-900 साल पुरानी है। हजारों साल की हिस्ट्री है। आपकी सभ्यता क्या वो नहीं है हड़प्पा,
तो जब आप कल के आपको अगर कोई किसी केस का डिसाइड करना है तो क्या हड़प्पा के लोगों की अगर कोई राइटिंग्स है उसको आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे? अर्थशास्त्र जो है वो तो वहीं लिखी गई क्या नाम है तक्षशिला में, वो आप नहीं यूज करेंगे अपने लीगल विजडम में? सिर्फ इस्लाम ही पाकिस्तान का लीगल हेरिटेज और कल्चर है। पाकिस्तान का हेरिटेज तो ये जजेस करते हैं। दे हैव टू फाइंड द लॉ इन देयर हिस्ट्री। पाकिस्तान की हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री है। अब आपके जज ये नहीं मानने को तैयार हैं। डिनायल ऑफ हिस्ट्री कैसे करो भाई? आप तो स्कॉलर हो भाई, आप सामान्य आदमी नहीं हो। बिल्कुल। तो ये हेरिटेज आप क्या करेंगे? आप देखिए इंग्लैंड में और जगह पे 3,000 साल पुराने सोक्रेटिस को यूज करते हैं, प्लेटो को यूज करते हैं, जस्टिनियन कोड जो कि प्री क्रिश्चियन एरा है उसको यूज करते हैं, लैटिन मैगजीन को यूज करते हैं, 4,000 3,000 साल पुराने 2,000 साल पुराने कोर्ट्स को यूज करते हैं लीगल मैटर को सॉल्व करने के लिए। क्या आपका पाकिस्तान की कोर्ट क्या कभी अर्थशास्त्र को यूज करेगी? अर्थशास्त्र तो पाकिस्तान की धरती में लिखा गया। तो साहब कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदू है या ये इंडिया का है? अर्थशास्त्र आपका है। बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल पढ़ना चाहिए इनको, लेकिन क्या करें? आपको तो उसको अप्लाई करना चाहिए, कोट करना चाहिए। उनकी क्या गलती थी चाणक्य की जब उस इलाके में वो लिख रहे थे, उस समय इस्लाम नहीं आया था। तो आपके जज साहब ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री नहीं है? सर ये तो कोई भी नहीं कह सकता। अब अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन वो गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री नहीं है। वहीं से तो निकल कर पाकिस्तान बना है, और नहीं तो क्या हम कोई अमेरिका के साथ हमारे बॉर्डर लगते हैं या कोई अमेरिका से हम निकल कर बहुत से लोग इस सेंटेंस को गलत लिखते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला नहीं, हिंदुस्तान से कट गया ना। आप वहीं पर थे, वहां पे जो एक्टिविटी थी वो भी हिंदुस्तानी एक्टिविटी थी। जो पंजाब में होता था, जो सिंध में होता था, वही भारतीयता थी, वही हिंदुस्तानी एक्टिविटी थी। कितनी किताबें हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बुद्धिज्म की किताबें। बुद्धिज्म जहां पे फैला, आपको बुद्धिस्ट थ्योरी आप अप्लाई नहीं करोगे अपने केसेस को सॉल्व करने के लिए? अभी आपके मिनिस्टर साहब 2-3 साल पहले कह रहे थे कि बुद्धिस्ट हेरिटेज तो पाकिस्तानी हेरिटेज है। क्या हुआ उस स्टेटमेंट का? और जज साहब कह रहे हैं कि तुम इंडियन हेरिटेज को यूज नहीं कर सकते। मैं हैरान हूं सर। हम ऐसे ही हम हैरान करते रहते हैं लोगों को सर। और हमारे लोग इसी किस्म की बातें करते हैं, और यकीनन बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने इस तरह से कहा है, लेकिन खैर उन्हें कहना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल देखते हैं सर कि आगे ये किस तरह से ये चीजें चलती हैं, चाहे पाकिस्तान का इशू हो, चाहे इजराइल और हमास का। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।